बाद में 13 मई को आपने प्रस्तुत किया, वो न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स थे। सर मेरा एक छोटा सा सवाल है, गिलानी साहब ने जो बातें कही हैं, गिलानी साहब कह रहे हैं कि रामचंद्र जी के जन्म के कोई सबूत उपलब्ध नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, 3 तलाक के मामले को कोर्ट में ले जाने पे झगड़ा होता है कि ये हमारी आस्था का सवाल है, धर्म से जुड़ा हुआ है, इसको कोर्ट में नहीं, इसको धर्म की अदालत में सॉल्व होने दीजिए। क्या भगवान राम के जन्म का मुद्दा वो आस्था से जुड़ा हुआ नहीं है करोड़ों लोगों की, फिर वो अदालत में क्यों बात क्यों सॉल्व नहीं होना चाहिए? और दूसरी बात स्वामी दीपांकर, हम आपकी आस्था की बात नहीं कर रहे। गिलानी साहब, मैंने आपसे कोई सवाल नहीं पूछा, मैं स्वामी दीपांकर से पूछ रहा हूं। आपसे मैं चाहता तो सीधे पूछ सकता था कि आप कह रहे हैं भगवान राम के जन्म के सबूत नहीं है, जिनको आप मानते हैं उनके जन्म के सबूत लेके मानते हैं क्या उनको आप? अरे जो कोर्ट ऑफ लॉ की बात मैं कर रहा हूं सर, जिनको आप मानते हैं उनके जन्म के सबूत मांग के मानते हैं क्या? कोर्ट ऑफ लॉ में कोई सबूत नहीं। जिनमें आपकी आस्था है उनके जन्म के सबूत मांग के आस्था मानते हैं क्या? उसमें आप अपनी सिर्फ राम मंदिर पर, जब आप ये जानते हैं कि ये मामला लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है, तो फिर सर करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा मामला है, आप ये कह रहे हैं कि उनके भगवान के जन्म के सबूत चाहिए आपको? आप मुकदमे की बात करें, आपकी आस्था है, हमारे कोर्ट ऑफ लॉ में सब जो कुछ है मैं बता रहा हूँ। तो 3 तलाक के मामले पे, 3 तलाक के मामले पे कोर्ट ऑफ लॉ क्यों भूल जाते हैं आप लोग? कुरान को कोर्ट ऑफ लॉ में ले जाएगा, वेस्ट बंगाल में क्यों हंगामा मचाया? क्यों तलाक का मामला नहीं है यहाँ, 3 तलाक पे मामला नहीं है। 3 तलाक पे आपके मसला 3 तलाक पे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड क्या दलीलें देता है आपको नहीं पता क्या? आप उसी की पैरवी करते हैं। आस्था नहीं है। आज मामला सिर्फ अरे आपने कमिटमेंट दिया था, आस्था कमिटमेंट दिया था कि मंदिर होगा तो मैं कोर्ट वापस लूंगा। मंदिर है क्या मामला? सर आस्था के मामले आस्था के मामलों की तरह ट्रीट किए जाते हैं। आप इस पर क्यों भाग रहे हैं? आस्था के मामले आस्था के मामलों की तरह ट्रीट किए जाते हैं। और क्या ज़फरयाब जिलानी के कहने से भगवान राम की पैदाइश बदल जाएगी? कोई जिक्र है? जैसे कि हमें अब तक की डिबेट का जिलानिया साहब का दिया हुआ जो ये वक्तव्य है, अब तक का सबसे निंदनीय, या ये कहूं कि अब तक का सबसे अशोभनीय है कि ये हमसे पूछ रहे हैं कि बताइए कि वो कहाँ जन्मे थे और क्या उनकी जन्म का कोई प्रूफ है या नहीं। हमें ये नहीं समझ में आता। खैर वैसे हम ज्यादा तो कुछ नहीं कहेंगे, इतना जरूर कहेंगे, एक साहब ने अभी राइटर ने एक बुक लिखा था, उसने कहा था कि राम लाहौर में पैदा हुए। तो खैर अब मैं ज्यादा उस पर जाना नहीं चाहूंगा, पर इतना जरूर कहना चाहूंगा कि देश के सबसे संवेदनशील मुद्दे को और बहुसंख्यक समाज के आस्था के मुद्दे को देश की सर्वोच्च अदालत के सर्वोच्च न्यायाधीश ने समझा, मगर जिलानी साहब समझने में अभी भी हमें लगता है पता नहीं क्यों विफल हो रहे हैं। ये बड़ा आश्चर्य का विषय है। मगर मैं फिर एक बात कहूंगा, संविधान के अनुसार समझेंगे। आदरणीय सुन लीजिए, चला जाता है 3 तलाक के मसले पे। आदरणीय संविधान से हमारे रख देते हैं 3 तलाक के मसले पे, जब ये कहता है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कि औरतें इस लायक नहीं कि उनको फैसला लेने के लिए छोड़ा जाए, कानून वहां आपको संविधान याद नहीं आता? साहबानों के समय से कोर्ट को तय करने दीजिए, नहीं था क्या? प्लीज सर, करने दीजिए मामले। प्लीज सर, प्लीज सर, जिलानी साहब छोड़िए, प्लीज एक एक करके बोल ले, सुन लीजिए, एक एक करके बोल ले। आपने बोला, आप सुनिए भी उसको। हम आपकी कोई बात जो है वो इस मसले के आगे, आपने जो बोला है उसका जवाब भी सुनिए। आप इस मसले पर आइए, सुनिए तो सही, दूसरे पक्ष को भी सुनिए। यही चर्चा करने बैठे हैं यहाँ पर। हमने जो मसला सुप्रीम कोर्ट में है ये फेयर नहीं है जिलानी साहब, ये बराबर नहीं है। अगर जो कीजिए फिर मैं संवाद का मतलब संवाद होता है, विवाद। आप कुछ और बुलवाएंगे तो हमें नहीं, आपको शरीक होना है। जिलानी साहब फैसले बात करने आए। जिलानी साहब, बुलवाया नहीं जा सकता आपसे, आप वकील हैं, आपको ये बात बरसों से वकालत कर रहे हैं। मैं बुलवा नहीं लूंगा कुछ आपसे, मैं बुलवा नहीं लूंगा कुछ आपसे। मैं आपके बुलाने पर शांत हो जाइए, थोड़ा शांत हो जाइए, पानी पीजिए, पानी पीजिए, दूसरों की बात को सुनिए। क्या आप उसको यहाँ बिठा दूसरों की बात को सुनिए, बातें करवाएं? गिलानी साहब, दूसरों की बात को सुनिए। आप मिस्टर एंकर, और भी लोग हैं यहाँ पर। मैं सुनने के लिए नहीं आया हूँ, मैं अपनी बात। अच्छा, आप सुनेंगे नहीं? मैं अपनी बात कहने के लिए आया हूँ। तो सर यहाँ तकरीर के लिए नहीं बुलाया हमने आपको, भाषण देने नहीं बुलाया। मुझे यहाँ डिबेट है, बाकी लोग भी बोलेंगे। तो आपने जिससे बुलाया हो, आपकी मर्जी है, आप मुझे बुलाएं तो मेरी बात सुने, मैं आपकी बात सुने। आप शांत हो जाइए, आपसे भी बात करते हैं, आप शांत हो जाइए। अब दूसरे लोगों की बात सुन लीजिए। मैं शांत हूँ, मैं आपको बहुत समझता हूँ। आप ठीक है सर, एंकर्स लोग जो है की बात सुन लीजिए, जाते हैं। दूसरों की बात सुन लीजिए, आप पार्टी, दूसरों की बात सुन लीजिए। सुनने, अच्छा, इस इश्यू पर सुनवाइए बात। दूसरों की बात सुन लीजिए। अगर आप, मैं 3 तलाक नहीं सुनूंगा। अगर आप किसी की आस्था को चैलेंज करेंगे तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आपको बुरा लगे या भला।
अगर आप किसी की आस्था को चैलेंज करेंगे तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा। आप जो चाहे पूछिए। अगर आपको बुरा लगता हो तो मैं उससे डरता नहीं हूं। नहीं चेंज कर रहा हूं और धमकाइए मत मुझे, आराम से बैठिए। मैं कोर्ट के हाथ धड़े कर, मैं भी ऐसे ही मत डरता, बैठिए आराम से। मैं भी ऐसे नहीं डरता हूं। प्लीज आप दूसरों को सुनिए। आप एंकर हैं सुधांशु त्रिवेदी, इसके अलावा 67 साल से ये मुकदमे चल रहे नहीं सुनता, बात है तारीख पे तारीख आती है, तारीख पे तारीख आती है, तारीख पे तारीख आती है। देश की सबसे बड़ी अदालत कहती है कि बाहर बैठ के मामले को सुलझा लिया जाए, उसके बाद भी लोग कहते हैं कि नहीं ये तो मिल्कियत का मामला है, कोर्ट में ही चलेगा। क्यों? देखिए, मैं इसका तथ्यात्मक जवाब देता हूं। अभी जिलानी साहब ने कहा कि फैक्ट्स पे बात की जाए, मैं फैक्ट्स पे बात करता हूं। 2003 में भारत के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो एक्सकेवेशंस किए थे, जिसकी रिपोर्ट 2010 के हाईकोर्ट के जजमेंट के सामने रखी गई है, उन रिपोर्टों में आप डिटेल में जाइए आर्कियोलॉजिकल सर्वे एक्सकेवेशन में, तो 16वीं शताब्दी नहीं 12वीं शताब्दी से लेकर विक्रमादित्य के जमाने तक के उस पर प्रूफ मिले हैं। दूसरा प्रूफ 1976 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक्सकेवेशन पे वहां के तत्कालीन एक अधिकारी M.A. अहमद ने यह कहा था कि उस समय खुदाई में राम मंदिर मिल रहा था, मगर तत्कालीन वामपंथी इतिहासकारों रोमिला थापर और R.S. शर्मा की दबाव में तत्कालीन सरकार ने उस विषय को विड्रॉ करने या रोकने का निर्णय लिया, अन्यथा यह विषय उसी समय समाप्त हो जाता। अब आइए आप मिल्कियत की बात, तो देखिए धर्मस्थल विधेयक नरसिम्हा राव की सरकार लाई थी, जिसने कहा कि 1947 से पहले के मामले में राम जन्मभूमि पे लागू नहीं होते। तो मैं पूछना चाहूंगा जनाब, अगर आप मिल्कियत मालिकाना हक पे जाएंगे तो 47 से कितना पीछे जाएंगे? अभी आपने अपनी तकरीर में बोला कि एक जगह पे लिखा है मस्जिद राम जन्मभूमि। मैं याद दिलाना चाहता हूं औरंगजेब के जमाने के गजेटियर में लिखा है मस्जिद जन्म स्थान। ये किसका जन्म स्थान था बता दीजिए? जो बाबर के जमाने में मीर बाकी का पत्थर लगा है वो रखा हुआ है अभी भी म्यूजियम में, उसमें देख लीजिए, उसमें लिखा फरिश्ते के उतरने की जगह, और बाबर नामा में वल्दियत राजा दशरथ लिखी है। अब आप बता दीजिए कौन सा फरिश्ता उतरा था और क्यों, कौन सी वल्दियत में राजा दशरथ की बात लिखी हुई है? तो इतने जैसे भी राकेश सिन्हा जी ने कहा आर्कियोलॉजिकल होते हैं, आपके इंपेरिकल एविडेंसेस होते हैं, आपके लिटरेरी एविडेंसेस होते हैं, इसके बावजूद अगर आप मानने को नहीं तैयार हैं तो फिर मैं एक साइकोलॉजिकल बात कहता हूं। यह बताइए बाबर का इस मुल्क से क्या लेना था?